नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, उत्तराखंड LT 2024 टीचिंग एप्टीट्यूड में आज का हमारा टॉपिक है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो दिया है थर्नडाइक ने। तो 4 यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज के मनोवैज्ञानिक हैं हमारे थर्नडाइक। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत प्रयास व भूल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? सर्वप्रथम प्रयास व भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी वैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक को माना जाता है। थॉर्नडाइक ने अपनी बुक एजुकेशन साइकोलॉजी पर प्रथम एवं भूल का सिद्धांत का उल्लेख किया था, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को ही उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत माना जाता है। तो जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जिसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं, और इसी सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत भी से कहा जाता है, SR थ्योरी भी से कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक भूखी बिल्ली पर किया था। उस भूखी बिल्ली को पिंजरे पर बंद करके एक प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने पिंजरे में एक लीवर तैयार किया गया, जिससे बिल्ली द्वारा दबाने पर उसे भोजन प्राप्त हो जाता था। बिल्ली के द्वारा इस अनुक्रिया को बार बार दोहराने पर हर बार बिल्ली को भोजन मिलता। भोजन को उद्दीपक माना गया और बिल्ली के द्वारा बार बार लीवर को दबाने की कार्य को अनुक्रिया रिस्पॉन्स माना गया। इस तरह से थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध स्थापित हो गया, जिसके अंतर्गत बिल्ली के द्वारा किए गए कार्य को अनुक्रिया और भोजन को उद्दीपक माना गया और इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा गया। तो देख सकते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बिल्ली है, और जो है इसके अंदर एक लीवर है। यहाँ पर एक लीवर रखा हुआ है। तो एक लीवर है यहाँ पर, इधर बिल्ली रखी हुई है और बाहर मछली है। तो क्या होता है, जो बिल्ली को भूखा रखा जाता है इसके अंतर्गत, तो भूखे होने की वजह से वो मल्टीपल रिस्पॉन्स करती है, और इस रिस्पॉन्स के वक्त उसका जो है गलती से पैर एक बार इस लीवर में दब जाता है। जैसे लीवर में पैर दबता है तो उसके सामने मछली आ जाती है और मछली को ये खा जाती है। और फिर अगली बार ये प्रयोग किया जाता है कि फिर वो जो है मल्टीपल रिस्पॉन्स करती है, फिर उसके लीवर में पैर चला जाता है और मछली उसके सामने आ जाती है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि लगातार प्रयास करने के कारण वो अब लगातार जो है बहुत बार 10, 20, 50 प्रयोग करने के बाद वहाँ पर देखा गया कि बिल्ली अब सीधा जब जैसी उसे भूख लगती थी और लीवर को दबाती थी, मछली उसके सामने आ जाती थी। तो इसका मतलब बिल्ली ने जो है अधिगम कर लिया है, और किसके थ्रू किया है? वो प्रयास और त्रुटि, जो ट्रायल एंड एरर जो सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग कर रखा है। तो इसी को जो है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इस सिद्धांत का महत्व क्या है, देखते हैं। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी बालक को बार बार कोई भी कार्य करा दें, उसके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। इस सिद्धांत की कुछ उपयोगिताएं इस प्रकार से हैं, जैसे कि बालक अधिगम के लिए रुचि जागृत करने में ये विधि सहायक होती है। बालकों को आत्मनिर्भर और आशावादी बनाने में सहायक होती है। यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। साथ में बालक के द्वारा किए गए अनुभवों की उपयोगिता इसके द्वारा समझाई जा सकती है। साथ में गंभीर चिंतन वाले विषयों के अधिगम के लिए ये सहायक होती है। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत जो है थॉर्नडाइक ने 2 प्रमुख नियम दिए थे, जिसमें सीखने के मुख्य नियम थे और सीखने के गौण नियम थे, और इन्हीं को जो प्राथमिक नियम भी कहते हैं। मुख्य नियम को प्राथमिक नियम भी कहते हैं और गौण नियम को जो है द्वितीयक नियम भी कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से सीखने के 2 नियम बताए, मुख्य नियम और गौण नियम, या प्राथमिक नियम, द्वितीयक नियम। तो मुख्य नियमों की बात करते हैं। सीखने के मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांतों में 3 मुख्य नियमों को जो है बांटा था। मुख्य नियम जो है 3 हैं, जिनमें तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो सिंपल सी बात है, इनमें सीखने के लिए तत्पर होना आवश्यक होता है। किसी भी अधिगमकर्ता को लगातार अभ्यास की ज़रूरत होती है, और प्रभाव का नियम भी उस पर लगता है। अभी है क्या, एक एक करके देखते हैं इसे।
तत्परता का नियम के अंतर्गत सीखने के मुख्य नियम से यह पहला नियम प्रदर्शित करता है कि बालक तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह सीखने के लिए तत्पर या तैयार न हो, अर्थात बालक को अधिगम के दृष्टिकोण से कुछ तभी अधिगम कराया जा सकता है जब वह आंतरिक रूप से कुछ सीखने में रुचि रखता है या फिर वो तत्पर रहता है और अधिगम विषय वस्तु बालक के स्तर के अनुरूप भी होनी चाहिए। अब दूसरा नियम इसमें अभ्यास का नियम है। अभ्यास का नियम क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार बालक के अधिगम के अंतर्गत सिखाए गए किसी भी चीज़ का बार बार दोहराना अनिवार्य है। इस क्रिया के माध्यम से बालक के अंदर उद्दीपन अनुक्रिया बंधन शक्तिशाली होते रहता है, जिससे बालक को सिखाया गया कार्य अधिक स्थायी हो जाता है। यानी सीखने में अभ्यास का अपने आप में ज़्यादा महत्व होता है। प्रभाव का नियम है। अधिगम क्रिया के दौरान बालक को सरल, सहज व प्रभावी माध्यम से अधिगम विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालक के अंदर संतोष की भावना जागृत हो और सकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत बालक उस चीज़ को सीख पाए। अधिगम के दौरान बालक यदि सुखद अनुभव करता है तो अधिगम अधिक सफल होता है। यानी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि किस तरीके से सिखाने वाला कितना इफेक्टिव है, जैसे गुरु कितना अच्छा है या कितना खराब है, उसका सीधा प्रभाव शिष्य पर पड़ता है। तो इसी को प्रभाव का नियम भी कहते हैं। अब सीखने के गौण नियम में 5 नियम इसके अंतर्गत हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित भूल और प्रयत्न का जो सिद्धांत है सीखने के अंतर्गत आधारित है। इस नियम के अंतर्गत अभ्यास, दोहराना, पुनरावलोकन आदि को अधिगम के अंतर्गत महत्व दिया गया है। इस नियम के कुछ नियम इस प्रकार के हैं। तो 5 नियम है इसके अंतर्गत, जिनमें बहु अनुक्रिया का नियम जो मल्टी रिस्पॉन्स का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, समानता का नियम है, सहज या साचारी परिवर्तन का नियम और मानसिक स्थिति का नियम है। तो ये गौण नियम है। इन 5 नियमों के द्वारा भी व्यक्ति जो है का सीधा अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। एक एक करके देखते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मल्टी रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं कि अधिगम करने के दौरान अधिगमकर्ता क्या करता है, मल्टीपल रिस्पॉन्स करता है, उसके माध्यम से ही सीखता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करता है। बहुत सारे ऐसे प्रतिक्रियाएं करता है जब तक उस समस्या का हल न मिल जाए। जब समस्या हल होने के बाद व्यक्ति के अंतर्गत संतोष मिलता है, तभी समस्या का समाधान माना जाता है। इस अनुक्रिया के माध्यम से भी उसके अंतर्गत अधिगम प्रक्रिया होती है। यानी कि अधिगम करने के दौरान व्यक्ति क्या करता है, मल्टीपल रिस्पॉन्स करता है और उन मल्टीपल रिस्पॉन्स में जो है जिस रिस्पॉन्स के द्वारा उसकी समस्या का समाधान हो जाता है या ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो उसके द्वारा जो है उससे संतोष मिलता है और जो है उसको पर्टिकुलर समस्या का समाधान मिल जाता है और व्यक्ति को अधिगम हो जाता है। इसी प्रकार से अगला है इसमें आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी समस्या के हल के लिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है और आर्थिक क्रिया के माध्यम से समस्या का हल ढूंढा जाता है। इसी प्रकार से तीसरा है इसमें समानता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर पूर्व अधिगम में प्राप्त अनुभव व परिस्थितियों में समानता होने पर नए अधिगम में सहायता प्राप्त होती है, जिसकी वजह से अधिगम स्थानांतरण में मदद मिलती है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर सीख रहा है तो पर्टिकुलर अगर एक जो है सीक्वेंस वाइज सीखें, यानी कि पहले एक चीज़ जैसे साइकिल चलाना सीखा तो साइकिल चलाना सीखने से बाइक चलाना वो आसानी से सीख जाएगा और बाइक चलाने से भी अगर गाड़ी चलाएगा तो लगभग समान चीज़ें होती हैं। तो समानता के नियम के अंतर्गत जो अधिगम करता है आसानी से चीज़ों को सीख लेता है। 4th है इसमें साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार अधिगम के दौरान साहचर्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। थॉर्नडाइक अधिगम नियम के अनुसार जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन को देखकर लार टपकना स्वाभाविक क्रिया है, परंतु कुछ समय बाद भोजन बर्तन को ही देखकर लार टपकने लगता है। इसे ही साहचर्य परिवर्तन का नियम कहा जाता है। तो साहचर्य परिवर्तन के नियम के अनुसार ये है कि जैसे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से अगर जो है कुछ सीख रहा है कोई बालक और फिर जो है इस तरीके से उसके सामने परिस्थितियाँ इकट्ठा कर दी कि और दूसरी चीज़ों से भी उसी प्रकार की चीज़ें सीखने लग जाए। जैसे कि भोजन को देखकर मुंह में लार का आना, जो जैसे भोजन अगर आता है सामने तो मुंह में लार आ जाती है।
तो आपने देखा होगा एक प्रयोग कोहलर वाला जो प्रयोग था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे जो घंटी बजाई थी, बाद में घंटी बजाई थी, भोजन पहले भोजन से लार आती थी, फिर घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, फिर लार आती थी। तो बार बार ये साचर्य लगातार आगे किया, तो बाद में क्या हुआ, घंटी बजाते ही जो है कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो इस प्रकार से साचर्य परिवर्तन होता है, यानी कि पर्टिकुलर एक वस्तु से वस्तु को देखकर जो प्रतिक्रिया हो रही है, दूसरी वस्तु को देखकर भी वही प्रतिक्रिया होना अपने आप में साचर्य परिवर्तन होता है। और अंतिम है इसमें मानसिक स्थिति का नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बालक की मानसिक स्थिति का अधिगम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब बालक किसी भी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह उस कार्य को जल्दी करना सीख लेता है। अधिगम प्रक्रिया बहुत अधिक प्रभावी होती है, लेकिन बालक मानसिक रूप से तैयार नहीं होता जब तो बालक को अधिगम नहीं कराया जा सकता। तो मानसिक स्थिति का सही रहना भी किसी भी जो है अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि मनोस्थिति अगर उसकी सही रहेगी तो अधिगम जो अच्छे से कर पाएगा, मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी तो वह अधिगम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक थॉर्नडाइक का। तो इस पर एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो थॉर्नडाइक ने जो सीखने के 2 प्रमुख नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में 3 नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जबकि गौण नियम के अंतर्गत 5 नियम थे, जिनमें पहला अनुक्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, समानता का नियम है, साचर्य परिवर्तन का नियम है और मानसिक स्थिति का नियम है। और अगर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत था किस पर किया था, तो मछली और बिल्ली, यानी बिल्ली पर अपना इन्होंने प्रयोग किया था। और इनके सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या उद्दीपन और जो अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। साथ में इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, थॉर्नडाइक का अधिगम का जो सिद्धांत था। तो 4 हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अब लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब नई वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।